क्या चिराग पासवान की लोजपा विधानसभा और लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी या किसी गठबंधन के साथ लड़ेगी? भाई मैं गठबंधन में चुनाव लड़ूंगा, इस बात को मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ। पर जैसा मैंने कहा कि गठबंधन किसके साथ होगा ये सही समय पर ये निर्णय लिया जाएगा। चिराग पासवान को क्या लगता है कि ये गठबंधन कितने दिन चलेगा? तो ये गठबंधन लंबे समय तक नहीं चलेगा, ये मैं भी मानता हूं। 2025 में बिहार विधानसभा नहीं होगा, 2025 से बहुत पहले बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। आरोप लगाया कि नीतीश कुमार जी ने लोजपा के जो भी नेता रहे, बड़े नेता रहे, उनका राजनीतिक कद छोटा करने की साजिश रची, साथ ही पार्टी को तोड़ने का भी काम किया। तो क्या अभी जो हाल में जो लोजपा टूटी है और जो आप में और आपके चाचा जी पशुपति नाथ पारस जी में जो अनबन है, क्या इसके पीछे नीतीश जी का हाथ है? 100% पूरा ब्रेन, पूरा माइंड मेरी पार्टी, मेरे परिवार को तोड़ने में, पूरा आर्थिक मदद, जो भी मॉनेटरी ट्रांसफर्स हुए हैं मेरे पार्टी के नेताओं की खरीद फरीक में, ये तमाम चीज़ें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा स्पॉन्सर की गई। और इसके पीछे पुनः वही सोच कि ना रामविलास पासवान को कभी आगे बढ़ने दिया जाए और ना चिराग पासवान को कभी आगे बढ़ने दिया जाए। क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि आप और आपके चाचा फिर से साथ आ सकते हैं जनता के लिए? वो मुझसे उम्र में भाई बहुत बड़े हैं, उम्र में, तजुर्बे में, रुतबे में, हर चीज़ में मुझसे बड़े हैं। ये फैसला लेने वाला मैं नहीं होता और मुझे लगता है ये फैसला वो ले चुके हैं। उन्होंने इस बात को स्पष्ट तौर पे कहा है कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग के साथ मैं कभी नहीं जाऊंगा। तो ये बात वो खुद स्पष्ट तौर पे वो कह चुके हैं। जब बिहार में नई सरकार बनी तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। उसके बाद नीतीश जी ने अपने भाषण में कहा कि हम दुगुना रोजगार के देंगे। लेकिन अभी जो हाल में जो घटनाएं हुई हैं, जो शिक्षकों के जो अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया और कई सारे वीडियोज़ भी उसके वायरल हुए, इसको लेके क्या कहेंगे? बिहार एक ओल्ड एज होम बन के रह गया। शायद ही कोई ऐसा सक्षम परिवार होगा बिहार में जो सक्षम बनते ही सबसे पहले अपने बेटा और बेटी को बिहार से बाहर भेजता है। वो लड़का लड़की दूसरे प्रदेश में जाता है, वहीं पे शिक्षा हासिल करता है, वहीं पे रोजगार हासिल करता है, वहीं पे घर खरीदता है, वहीं पे शादी करता है, वहीं पे बच्चे पैदा करता है और उसी प्रदेश का होकर रह जाता है। और बिहार में कब आता है? दिवाली पे या छठ पूजा पे, या जब माँ बाप बीमार पड़ते हैं या जब बहन की शादी होती है तब। अभी कह सकते हैं गठबंधन टूटने और बनने के बाद जो हुआ है कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के तौर पे प्रायोजित करने का एक प्रयास चल रहा है। उनका प्रोजेक्शन एज अ पीएम कैंडिडेट प्रधानमंत्री मोदी के सामने इस राजनीतिक डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? मुंगेरी लाल के हसीन सपने सही मायनों पे धरातल पे कैसे उतरते हैं, वो जीता जागता उदाहरण है। तो जब जब कोई ऐसी विपक्षी एकता का मंच बनता है और तमाम विपक्षी दल के नेता एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े होते हैं, तो एक मंच पर 1 दर्जन से ज़्यादा आपको प्रधानमंत्री पद के दावेदार एक साथ दिख जाते हैं। नमस्कार, I am Nishant Kumar Azad, and in this episode of In Conversation with Organizer, we have Member of Parliament and National President of LJP, Ramvilas, Sri Chirag Paswan ji. Chirag ji, welcome to the organizer. Thank you, Nishant ji. Chirag ji, let's begin with the recent development in Bihar. RJD and JDU have come together and formed an alliance and in the government now. How do you see this all? Well, I think I was the first one to see this. I've been saying it since beginning as in immediately after the results of 2020 Bihar Vidhan Sabha election. I think I was the first one to announce this, that very soon my Mukhyamantri will be leaving this then current NDA alliance and he'll be going back to the Mahagathbandhan. On 10th November 2020, the results came out. I held a press conference on 11th November 2020. And media might be having it in their archives. And that was the time when I actually announced it, that very soon my Mukhyamantri will go back to the Mahagathbandhan alliance because he's got bigger aims and higher ambitions, you know. In 2024, definitely he would want to project himself as the prime ministerial candidate against the current prime minister, Adaniya Shri Narendra Modi ji, because he's done that in past. He always had issues with our current prime minister. He had issues with our Prime Minister when he was the Chief Minister of Gujarat. That time also when he used to offer some kind of help for relief and for the state. So that time also he used to have an issue with our Prime Minister. So I knew that he's got this personal issue or personal anguish against our Prime Minister. And anyone I think could very clearly see that during the Vidhan Sabha elections also. So I knew that very soon he'll be changing the alliance.
to fulfill his higher goals, higher ambitions. Having said that, this was very obvious. It was to happen sooner or later. But then what bothers me the most is that because of this, the people of my state is suffering. Because of this, the governance of Bihar is getting suffered. And one after the other, the way my chief minister is betraying the verdict given by the people of my state repeatedly. In 2015, he got a mandate for Mahagathbandhan, and then he formed a government with NDA, and he continued with that. In 2020, the mandate was for NDA, and now he's continuing with Mahagathbandhan. So back to back, the way he's betraying the mandate given by the people of Bihar is what bothers me, and this is what is hampering the growth and the development of my state. थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 2020 चुनाव से थोड़े दिन पहले आप गठबंधन से बाहर होते हैं, एनडीए अलायंस से आप बाहर होते हैं और अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं। एक मैसेज जाता है कि आप जो है भाजपा की बी टीम के तौर पे आप खेल रहे हैं और चुनाव परिणाम भी देखने को मिलते हैं जिसमें नीतीश कुमार जी की जो सीट आती है जीतने वाली, वो बहुत ही कम हो जाती है पिछले दफा के दौर पे। इस आरोप को नीतीश जी का आरोप कह लीजिए या जनता के एक सेक्शन का आरोप कह लीजिए, इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? भाई, जो हारता है वो आरोप लगाता है, उसके पास अपनी कमियों को छुपाने के लिए आपके ऊपर आरोप लगाना मुझे लगता है सबसे सरल उपाय बचता है। दरअसल खामियां उनके अपने अंदर थीं। आज जब वो आरोप लगाते हैं कि मैं भाजपा की बी टीम के तौर पे काम कर रहा था, या वो आरोप लगाते हैं चिराग मॉडल, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था ब्रेकअप के दौरान, जब जदयू और भारतीय जनता पार्टी में जब स्प्लिट हो रहा था, उस वक्त उन्होंने चिराग मॉडल का इस्तेमाल किया था। भाई, क्या था ये चिराग मॉडल? चिराग मॉडल जन भावनाओं का प्रतीक था। जनता में जो आक्रोश था, और वो आक्रोश क्यों था? दो कारणों से भाई वो आक्रोश था। पहला, निरंतरता में आपने बिहार में सुशासन के विकास के आपने वादे किए, धरातल पर एक चीज़ आप गिना नहीं पाए। हम लोग जब उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछते थे कि भाई पिछले 15 सालों में आपने बिहार में क्या विकास किया, कोई एक विकास का आप उदाहरण हम लोग को दे दीजिए, तो उस वक्त मुख्यमंत्री जी पलट के जवाब देते थे कि अरे जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था। उस वक्त लोगों को इस बात पे गुस्सा आता था क्योंकि ठीक 2 साल पहले 2015 में उसी जंगल राज के साथ मिलकर आपने सरकार चुनाव लड़ा था और सरकार बनाई थी और कुछ समय तक सरकार चलाई थी। 17 में आप इस तरफ आए और आप जंगल राज की आप याद दिला रहे थे। इस बात का आक्रोश जनता ने 2020 के चुनाव में निकाला कि भाई आपने कहा कुछ किया, आपने कुछ जिन पे आरोप लगाते थे उनके साथ आप चुनाव लड़े और आज आप बीजेपी के साथ आकर उनको पुनः आप गले रहे। ये जनादेश के अपमान का आक्रोश 2020 के चुनाव में देखने को मिला। अब जब पुनः इन्होंने जनादेश का जब अपमान किया है, ये जनादेश पूर्णतः एनडीए की सरकार के लिए था, भाजपा और नीतीश जी की पार्टी की सरकार को मिलकर वहाँ पे सरकार चलाना था। अब जाकर महागठबंधन के साथ 2022 में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी चले गए, मैं दावे के साथ कहता हूँ अब पुनः अगले जब भी मध्यवर्ती चुनाव होंगे, और मैं मान के चल रहा हूँ भाई कि मध्यवर्ती चुनाव होंगे, 2025 में बिहार विधानसभा नहीं होगा, 2025 से बहुत पहले बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। इस मध्यवर्ती चुनाव में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी आज जो तीसरे नंबर की पार्टी है, संभवतः दहाई का आंकड़ा भी इनकी पार्टी पार नहीं कर पाएगी। उस वक्त फिर ये बोलेंगे कि चिराग पासवान किसी की टीम के तौर पे काम कर रहा था। चिराग पासवान किसी की टीम के तौर पे नहीं, जन भावनाओं को मैं रिफ्लेक्ट करने का काम कर रहा हूँ, जनता के आक्रोश को मैं आवाज़ देने का बल कर रहा हूँ। अब वो आक्रोश आपके खिलाफ है तो मैं क्या करूँ? इनको गुस्सा इस बात का था कि भैया मैंने भाजपा के सामने मैंने प्रत्याशी क्यों नहीं उतारे, मैंने इनके सामने क्यों मैंने प्रत्याशी उतारे। भाई मुझे जिससे नाराज़गी होगी मैं उसके सामने ही तो प्रत्याशी उतारूंगा। मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिम्मेदार हैं बिहार की बदहाली के। उनके जो सरकारी जो उनका एजेंडा है, गवर्नमेंट एजेंडा 7 निश्चय, बिहार की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना आज की तारीख में वो बना हुआ है। तो मेरी खिलाफत आपसे है, आपकी नीतियों से मुझे ऐतराज़ है। मैं नहीं मानता भैया 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। नली गली बनाने से, घर में नल जल पहुंचाने से बिहार का विकास नहीं कर सकते। विकास के लिए आपको आईटी जॉब, आईटी सेक्टर्स की आपको बात करनी होगी, एजुकेशनल हब बनाना होगा, बिहार में मॉडर्न शिक्षा की व्यवस्था आपको करनी होगी, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने की आपको बात करनी होगी। पर मेरे मुख्यमंत्री ने भाई आखिरी बार इन चीज़ों पे कब बात की? मेरे मुख्यमंत्री आज भी अंग्रेज़ों के मॉडल पे काम करते हैं, बांटो और शासन करो। और बांटो और शासन करने से वो राज्य विकसित नहीं होता, वो राज्य गुलाम बनता है।
जैसे अंग्रेजों ने हम लोग को गुलाम बना के रखा था, मेरे मुख्यमंत्री जी ने बंटवारा करने की कौन सी ऐसी मर्यादा है जिसको नहीं लांघा हो? जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कभी आप अगड़ा पिछड़ा करते हैं, कभी आप दलित महादलित करते हैं, कभी आप अति पिछड़ा पिछड़ा आप करते हैं, कभी आप महिला पुरुष करते हैं, कभी आप कोरी कुर्मी करते हैं, कभी आप लव कुश करते हैं। हर मापदंड पे आपने अगड़ा पिछड़ा, हर मापदंड पे आपने हम लोग को बांट के रखा और बांट के आपने सिर्फ अपने वोट बैंक बनाए। बिहार में विकास के नाम पर क्या है भाई? आज की तारीख में नीति आयोग के आंकड़े दर्शाते हैं कि हर चीज़ में हमारा राज्य सबसे फिसड्डी है, सबसे निचले पायदान पे है, जहाँ जहाँ पे भी विकास के मापदंड मायने रखते हैं। पर वहीं जब अपराध और भ्रष्टाचार की बात आती है तो पहले पायदान पर हमारा बिहार चला जाता है। तो इसके जिम्मेदार 15 साल के मुख्यमंत्री नहीं तो और कौन? इसीलिए मेरी शिकायत मुख्यमंत्री से थी और उन्हीं के सामने मैंने अपने तमाम प्रत्याशियों को खड़ा करने का काम किया। अब इसके मायने अगर वो निकालें, भाई मेरी भाजपा से कोई लड़ाई ही नहीं थी, मैं भाजपा के सामने क्यों अपने प्रत्याशी उतारता? मेरे नेता, मेरे पिता उस वक्त जब तक जीवित थे, वो उनकी सरकार में, मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में वो मंत्री थे। मेरी भाजपा से कोई, और मेरा भाजपा से अलायंस भाई तब हुआ था जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं थे। अगर ये होते 2014 में तो मेरा भाजपा से संभवतः अलायंस नहीं होता, क्योंकि ये कारण बनते मेरे अलायंस का। मैं भाजपा की नीतियों से, उनकी रणनीतियों से, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों से प्रभावित होकर हम लोगों ने भाजपा के साथ 2014 में हम लोगों ने अलायंस किया था। और उस वक्त अड़ंगा डालने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इनकी पार्टी नहीं थी, और इसीलिए ये अलायंस हुआ। और वो अलायंस बहुत खूबसूरती से चल रहा था जब तक 2017 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं आए। इनके आने के बावजूद मेरे नेता इनको लेकर विचलित थे, क्योंकि हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मेरे नेता के राजनीतिक कद, उनकी राजनीतिक हत्या करने का उन्होंने हमेशा प्रयास किया। भले वो दलित महादलित करना हो, भाई किसके लिए? एक पासवान जाति को छोड़कर तमाम जातियों को आप महादलित में कर देते हैं, क्यों? हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के कद को छोटा करने के लिए। 2005 में जब हम लोग के 29 विधायक जीत कर आए, उन विधायकों को तोड़ने का काम किसने किया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। जब हम लोग उस वक्त सरकार बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे थे, इन्होंने हमारी पार्टी के, और ना सिर्फ उस वक्त के विधायकों को, उसके बाद हमारे विधान पार्षद रहे हो, हमारे सांसद रहे हो, सबको तोड़ने का, एक एक करके हमारे नेता के कद को कैसे छोटा किया जाए, उसमें कोई कोर कसर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नहीं छोड़ी। तो ऐसे में भैया मेरी लड़ाई आप ही से ही थी। तो मैंने प्रत्याशी आपके सामने मैंने खड़े किए, और जिसके परिणाम स्वरूप आप तीसरे नंबर की पार्टी आप बने, आधे से ज़्यादा आपके प्रत्याशी चुनाव हार गए। पर इसमें दोषारोपण करना कि भाई मैं किसी की बी टीम के तौर पे काम कर रहा था, उससे बेहतर होता कि आत्ममंथन करते, आत्मचिंतन करते कि भाई ये कहाँ गलत जा रहे हैं कि जनता का आक्रोश इनके प्रति उत्पन्न हो रहा है। आपने एक बहुत बड़ी बात कही, या कह लें कि आरोप लगाया कि नीतीश कुमार जी ने लोजपा के जो भी नेता रहे, बड़े नेता रहे, उनका राजनीतिक कद छोटा करने की साजिश रची, साथ ही पार्टी को तोड़ने का भी काम किया। तो क्या अभी जो हाल में जो लोजपा टूटी है और जो आप में और आपके चाचा जी पशुपति नाथ पारस जी में जो अनबन है, क्या इसके पीछे नीतीश जी का हाथ है? 100% हाथ ही नहीं, सह शरीर मौजूद है भाई वो इसमें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, जैसा मैंने कहा कि मेरे नेता को, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की राजनीतिक कद को छोटा करने में उन्होंने कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। चिराग पासवान को समाप्त करने में भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई चिराग पासवान से या रामविलास पासवान जी से आपको बैर किस बात का? सिर्फ इसी बात का ना कि हम दोनों ने हमेशा से अपने समुदाय, अपनी कम्युनिटी, अपने समाज के लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने का हम लोगों ने काम किया। भाई आपको रामविलास पासवान जी से भी आपको इसी बात की चिढ़ थी कि उन्होंने हमेशा दलितों, शोषितों, वंचितों के हक की लड़ाई लड़ने का काम किया। आपकी मानसिकता ज़रूर हो सकती है दलित विरोधी, आपकी मानसिकता गरीब विरोधी हो सकती है, आपकी मानसिकता अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी हो सकती है, इसीलिए कभी भी आपने रामविलास पासवान को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। और वहीं जब चिराग पासवान भैया आज की तारीख में 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा है। चिराग पासवान जाति से उठ के जमात की बात करता है। मुझे सिर्फ दलित युवाओं को ही अपना अधिकार नहीं देना है, मुझे हर वर्ग के उन युवाओं को उनका हक, उनका अधिकार देना है जो आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो आज भी बिहार में आगे नहीं बढ़ पाते। तो मैं जाति की नहीं, मैं जमात की बात करता हूँ, मैं युवाओं की बात करता हूँ, मैं महिलाओं की बात करता हूँ, मैं बुजुर्गों की बात करता हूँ, मैं 13 करोड़ बिहारियों की बात करता हूँ। और जब मैं उनके अधिकारों की बात करता हूँ तो चिराग पासवान को हटाओ। कैसे हटा सकते हो भैया? चिराग पासवान के खिलाफ कोई केस है नहीं, आज से ज़्यादा मेरे पास संपत्ति है नहीं, कैसे चिराग पासवान को? तो भाई इसके परिवार में फूट डाल दो, इसकी पार्टी तोड़ दो, इसको इसी की पार्टी से निकाल के बाहर फेंक दो, इसकी पार्टी का सिंबल इससे छीन लो, इसके घर से, इसकी माँ, इसकी बूढ़ी नानी के साथ इसका सामान सड़क पे फेंक दो। हर चीज़ तो मुख्यमंत्री ने कर ली भैया।
जब आप कहते हैं कि पार्टी टूटी, क्या उसमें मुख्यमंत्री का हाथ था? सह शरीर मुख्यमंत्री मौजूद थे। पूरा ब्रेन, पूरा माइंड मेरी पार्टी, मेरे परिवार को तोड़ने में, पूरा आर्थिक मदद, जो भी मॉनेटरी ट्रांसफर्स हुए हैं मेरे पार्टी के नेताओं की खरीद फरीक में, ये तमाम चीज़ें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा स्पॉन्सर की गई। और इसके पीछे पुनः वही सोच कि ना रामविलास पासवान को कभी आगे बढ़ने दिया जाए और ना चिराग पासवान को कभी आगे बढ़ने दिया जाए। एक बड़ा आरोप आपने लगाया, अब नीतीश कुमार जो पहले मान लीजिए कि भाजपा के साथ थे, अब भाजपा से अलग हैं और आपकी पार्टी को भी तोड़ने का काम, जो आरोप आपने लगाया कि उन्होंने किया, तो क्या अब ऐसी संभावनाएं बन रही है, क्योंकि पहले अलायंस अलग था, अब अलायंस अलग है, तो क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि आप और आपके चाचा वापस से साथ आए? क्योंकि जो वोटर है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होता है, जो एलजेपी का समर्थक है कि वो कंफ्यूज होता है कि वो आपका समर्थन करे या आपके चाचा जी का समर्थन करे। तो क्या भविष्य में ऐसी संभावनाएं हैं कि आप दोनों फिर से साथ आ सकते हैं जनता के लिए? भाई पहली बात तो ये प्रश्न मेरी प्राथमिकताओं में ही नहीं है। मैं अकेले में मेहनत कर रहा हूँ, अपनी पार्टी, अपने संगठन को प्रैक्टिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच मैंने शुरुआत की है। तो मेरा पूरा ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित उस तरफ है। जहाँ तक रही बात मेरे कैडर या हमारे सपोर्टर्स के कंफ्यूज होने की, मुझे नहीं लगता कि कहीं पे कोई कंफ्यूजन है। मतलब हर कोई जो मेरी राजनीति को फॉलो करता हो या कोई मेरे चाचा जी की राजनीति को फॉलो करता हो, स्पष्ट दिखता है कि आज की तारीख में जनता का समर्थन किसके साथ है। हम लोगों ने पार्टी में टूट के बाद कई ऐसे बड़े कार्यक्रम किए, आशीर्वाद यात्रा हो, बापू सभागार में पार्टी का स्थापना दिवस हो, या अंबेडकर साहब की जयंती दिवस पर बापू सभागार में किया गया कार्यक्रम हो, राजभवन मार्च हो जो हम लोगों ने 15 फरवरी को किया था, जो कि बिहार में सही मायनों में एक ऐतिहासिक मार्च था, क्योंकि कोई भी मार्च हड़ताली मोड़ के करीब तक तो नहीं पहुंच पाया था। डाक बंगला चौक पे ही हर मार्च रुक जाता था। जिस तरीके से हम लोग का वो एक मार्च ऐतिहासिक मार्च रहा, या उसके बाद के अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल में राजगीर में 3 दिवसीय हम लोगों ने कार्यक्रम किया, उसके अगर आप विजुअल्स देखेंगे वो 3 दिन का जिस तरीके से वो एक सफल कार्यक्रम रहा, जहाँ पे लगभग 8 से 10 हज़ार शुद्ध पार्टी का कैडर, आप जूम इन करके देखिएगा, कोई आपको वहाँ पे बच्चा या आम जनता भीड़ भाड़ के लिए वहाँ पे नहीं, शुद्ध कैडर प्रखंड स्तर तक के हमारे पदाधिकारी उस कार्यक्रम में वहाँ पे मौजूद थे। तो आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता पूरी तरीके से पार्टी के संगठन को मजबूत करने को लेकर है, अपने जनाधार को मजबूत करने को लेकर है। और जहाँ तक रही बात किसी तरीके के समझौते की, मेरे या चाचा के एक साथ आने की, वो मुझसे उम्र में भाई बहुत बड़े हैं, उम्र में, तजुर्बे में, रुतबे में, हर चीज़ में मुझसे बड़े हैं। ये फैसला लेने वाला मैं नहीं होता, और मुझे लगता है ये फैसला वो ले चुके हैं। उन्होंने इस बात को स्पष्ट तौर पे कहा है कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग के साथ मैं कभी नहीं जाऊंगा। तो ये बात वो खुद स्पष्ट तौर पे वो कह चुके हैं। तो ऐसी कोई संभावना तो मैं टोकूंगा थोड़ा, क्योंकि देखिए राजनीति में इस तरह की जो बयानबाजी वो चलती रहती है, सूरज पश्चिम। नीतीश कुमार जी ने भी राजद के बारे में बहुत सारे बयान दिए थे, लेकिन वो अभी वीडियोस काफ़ी वायरल भी हुए, लेकिन वो अभी दोनों साथ में हैं। तो राजनीति में मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का बयान का कोई बहुत ज़्यादा वजन होता है। भाई राजनीति में शायद इसके मायने नहीं हो, जब जहाँ पे पारिवारिक रिश्ते होते हैं वहाँ पे ऐसे बयानों के मायने होते हैं। वहाँ पर जब परिवार के बीच में कुछ ऐसी बातें कह दी जाती हैं तो उम्र भर के लिए वो रिश्तों में दरार बन जाती है। और उन पारिवारिक दरारों को मिटाना भाई मेरे लिए भी उतना आसान नहीं है कि मेरी माँ का जिस तरीके से अपमान उनके द्वारा किया गया, जिन शब्दों का इस्तेमाल मेरी माँ के लिए किया गया, मैं भी नहीं भूल पाऊँगा ना भाई इन सारी बातों को। और वहाँ पे वो अपनी राजनीति कर रहे हैं और वो जो कर रहे हैं अपने लिए अच्छा कर रहे होंगे, मेरी शुभकामनाएँ हैं। पर अब हम दोनों की राहें इतनी अलग हो गई हैं, और मुझे कभी कभी दुख इस बात का होता है कि जब वो मेरे बारे में कुछ बयानबाजी करते हैं, मुझे इस बात का दुख नहीं होता कि वो मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, बट जब मैं उनके बारे में उन्हीं के दिए गए बयान के नीचे कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे दुख होता है कि जिस तरीके से प्रदेश के लोग उनके बारे में जिन अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में जो बातें कहते हैं, उन बातों को लेकर आज भी पढ़ता हूँ तो मुझे दुख होता है। पर ये परिस्थितियाँ जो भी बनी, जिस कारण वर्ष भी बनी, अब ये सब इतिहास की बातें हो गई हैं। ज़रूरी है आगे बढ़ना, और मुझे लगता है वो अपनी राह पर आगे बढ़ रहे हैं, मैं अपनी राह पर आगे बढ़ रहा हूँ। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपकी नीतीश कुमार से नाराज़गी थी, और
जब अलायंस दोबारा से आरजेडी और जदयू साथ आते हैं, उसके बाद आपने एक साक्षात्कार में यह भी कहा कि आपसे सवाल पूछे गए कि क्या अब आप भाजपा के साथ वापस जा सकते हैं, तो आपने एक बड़ा बयान दिया कि आप भाजपा के साथ वापस नहीं जाएंगे क्योंकि भाजपा के पास बिहार को लेकर के ना कोई विजन है, ना बिहार में कोई नेता है। इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं और क्या आप अपने स्टेटमेंट पे अभी भी स्टिक हैं? नहीं भाई, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं भाजपा के साथ में अलायंस में नहीं जाऊंगा। मैंने उस वक्त भी ये कहा कि मेरी प्राथमिकताएं आज की तारीख में गठबंधन में जाने से ज़्यादा अपनी पार्टी, अपने संगठन को, अपने जनाधार को मजबूत करना है। आज की तारीख में किसी गठबंधन में जाने की बहुत ज़्यादा चर्चा की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी कोई चुनाव नहीं है सर पर। गठबंधन सही मायनों में स्वरूप तब लेते हैं जब चुनाव सामने आते हैं। कितनी बार हम लोगों ने देखा कि नोटिफिकेशन के वक्त गठबंधन बनने लगते हैं, या कई बार तो नोटिफिकेशन के वक्त कोई गठबंधन का साथी किसी दूसरे दल में होता है और चुनाव आते आते तक किसी दूसरे दल में चला जाता है। और मैं ईमानदारी से बोलूँ भाई, बिहार में ना गठबंधनों में से मेरा विश्वास उठ गया है। गठबंधनों के मायने ही बिहार के राजनीतिक दलों ने समाप्त कर दिए हैं। आप लड़ते एक के साथ हैं, सरकार आप दूसरे के साथ चलाते हैं, तो ऐसे गठबंधनों के मायने ही क्या। तो आज की तारीख में उस वक्त मैंने कहा था, और ये मुझे लगता है 2 जवाबों को जोड़कर एक जवाब आपके पास बनकर आया है, जहाँ पे एक तरफ मैंने ये कहा था कि आज की तारीख में मेरी ज़रूरत नहीं है किसी गठबंधन में जाने की, क्योंकि चुनाव नहीं है, और जब चुनाव सर पर आएगा तब मैं ज़रूर गठबंधन की बातचीत करूँगा, और उस वक्त जो उचित निर्णय पार्टी के हित में होगा वो निर्णय ज़रूर लिया जाएगा। दूसरा जो आपने मेरे जवाब में जिस वाक्य का आपने इस्तेमाल किया कि भाजपा के पास कोई रणनीति नहीं है और कोई नेता नहीं है, विजन नहीं है, इस बात की चिंता मैंने 2020 के विधानसभा के चुनाव के वक्त मैंने जाहिर की थी, और उसके बाद भी मैंने जाहिर की, क्योंकि उस वक्त मुझे इस बात का गुस्सा भी था कि भाई क्यों भाजपा जैसी इतनी बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और देश के ही नहीं, मुझे लगता है दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता उस पार्टी से आते हों, जो मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, जिनकी लोकप्रियता में किसी को कोई संदेह ना है, ना होना चाहिए। ऐसे में जब वो पार्टी बिहार में जाती है तो उनकी कोई नीति नहीं होती, उनका कोई नेता नहीं होता। क्यों भाई, क्यों भारतीय जनता पार्टी को महागठबंधन के बनाए हुए एजेंडे पे काम करने की जरूरत पड़ी? आज जब 2017 से 2022 तक भारतीय जनता पार्टी ने महागठबंधन के एजेंडे पे क्यों काम किया, इस बात की मुझे शिकायत थी, और मैं भाजपा के नेताओं से भी पूछता था कि भैया क्यों? 7 निश्चय भाजपा का बनाया हुआ एजेंडा नहीं है, एनडीए का बनाया हुआ भी एजेंडा नहीं है। 2015 में जब लालू जी, नीतीश जी एक साथ थे, उस वक्त उन्होंने 7 निश्चय बनाया था। 2017 में जब मुख्यमंत्री रातों रात एनडीए गठबंधन में वापस आए, मैं समझ सकता था कि चलो ठीक है भाई, जो एक सरकारी एजेंडा चल रहा है उसको चलने दो, उसी पे काम किया जाए। पर 2020 में मुझे इस बात की शिकायत थी कि भैया अगर गठबंधन में हम लोग जा रहे हैं, और उस वक्त मैं भी गठबंधन का हिस्सा था, और मैं चाहता था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को जो मेरा विजन डॉक्यूमेंट है उसको सरकारी एजेंडे में शामिल किया जाए। और ये परंपरा गठबंधन सरकारों की रही है। जब जब गठबंधन की सरकारें आई हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम बना है। तो उस वक्त मैंने आग्रह किया था भाजपा के प्रदेश के नेताओं से कि भाई आप अपना भी विजन डालिए, इसमें आपका भी एजेंडा होना चाहिए। आप क्यों 7 निश्चय पार्ट 2 पे आप काम करेंगे? महागठबंधन के बनाए हुए एजेंडे पे क्यों काम करेंगे? भाई भाजपा आज की तारीख में देश में, दुनिया में विकास के लिए जानी जाती है। तो ऐसे में आप किसी दूसरे के रोड मैप पे आप क्यों काम करेंगे? आप अपना बिहार को लेकर आपका क्या विजन है, आप उसको डालिए। और ये शिकायत उस वक्त मैंने, ये अपनी आपत्ति उस वक्त मैंने दर्ज कराई थी भाजपा के बिहार प्रदेश के नेताओं के सामने। उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष, उस वक्त के तमाम वरिष्ठ नेता, उनको मैंने कहा था कि भाई मैं चाहता हूं कि आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को जोड़ें, और मैं चाहता हूं कि भाजपा भी अपने विजन डॉक्यूमेंट को इसमें जोड़े। भाई आप किसी दूसरे पार्टी या किसी दूसरे के गठबंधन पे आप क्यों काम करेंगे? तो ये 2 बयान मैंने 2 अलग अलग समय पे दिए थे। नरेंद्र मोदी जी के लिए आपके मन में काफ़ी सम्मान है, वो हम सभी देखते हैं, और आपके तमाम बयान भी आते रहते हैं। और आपने एक बार कहा भी कि आप नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं। जब बंगला, ये जो फ्रैक्शन हुआ आपकी पार्टी का, आप और चाचा जी के बीच में, और बंगले को खाली करवाया जा रहा था, जो कि लंबे समय से रामविलास जी उसमें रहे, तकरीबन 3 दशक तक, आपको ये दुख नहीं हुआ कि जिस पार्टी को बहुत मानते हैं, जिसके साथ अलायंस में रहें, वो आपके साथ ऐसा कर रही है? नहीं भाई, दुख बिल्कुल भी नहीं। जिस चीज़ का मैं हकदार नहीं हूँ, जिसके लिए मैं काबिल नहीं हूँ,
अपनी काबिलियत से ज़्यादा अपेक्षा रखना लालच कहलाता है। मैं उस बंगले के लिए का अधिकार मैं रखता ही नहीं था। भाई वो एक डिफरेंट कैटेगरी का बंगला है और उस बंगले में जाने के लिए आपको एक विशेष पद पे होने की ज़रूरत है, आपकी काबिलियत उस अनुसार होने की ज़रूरत है। हाँ, मुझे एतराज़ इस बात का था जिस तरीके से खाली कराया गया, बंगला खाली कराया गया। भाई आज नहीं तो कल मुझे खाली करना ही था। मुझे एतराज़ इस बात का था कि जो समय हम लोग को मिलना चाहिए था, या जिस तरीके से भाई सामान उठा के बाहर फेंक देना, मेरे पिता की तस्वीरों को, महापुरुषों की मूर्तियों को, उनकी तस्वीरों को जिस तरीके से बाहर फेंका गया, उसको लेकर ज़रूर एक असंतोष था। बट हैविंग सेड दैट, आज नहीं तो कल वो खाली होना ही था। चलिए वापस आते हैं बिहार की राजनीति पे। गठबंधन होता है और बिहार में फिर से कह सकते हैं जंगल राज 2 जो हम लोग एक फ्रेज यूज़ करते हैं, वो क्राइम अचानक से क्राइम में बढ़ोतरी होती है, चाहे फिरौती के मामले हों, हत्या के मामले हों, तमाम चीज़ें हों। ड्रग्स का कंजप्शन कैसे बिहार में बढ़ा है, और आंकड़े बताते हैं कि दारूबंदी किस तरीके से फैल रही है नीतीश जी के सरकार में। इस पे क्या कहें? भाई यही विफलताएं हैं जिसकी वजह से मैं हमेशा मेरे मुख्यमंत्री के खिलाफ रहा हूँ। शराबबंदी मुझे लगता है एक बहुत बेहतरीन योजनाओं में से एक थी, और उस वक्त मैं विपक्ष में था, मैं एनडीए के साथ था और मेरे मुख्यमंत्री महागठबंधन के साथ थे। जब 2016 में मुख्यमंत्री शराबबंदी कानून को लेकर आए थे, विपक्ष में होने के बावजूद मैंने मेरे मुख्यमंत्री का समर्थन किया था इस कानून को लेकर, और मैं मानता था कि बिहार के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन होता है, जहाँ पे शिक्षा का अभाव होता है, वहाँ पे गलत पदार्थों के सेवन में आप सही गलत का मापदंड आप तय नहीं कर पाते हैं। कितनी मात्रा में आपको कंज्यूम करना है, नहीं कंज्यूम करना है, ये आपके लिए सही है गलत है, क्योंकि आप शिक्षित नहीं हैं, आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और ग्रामीण इलाकों में देखें, घरेलू हिंसा या महिला उत्पीड़न शराब की वजह से बहुत ज़्यादा वृद्धि पर था। तो इसलिए मैं समर्थन में था कि भाई महिलाओं के लिए कम से कम ये बहुत ज़रूरी है। घर के लोग जब शराब नहीं पिएंगे तो कम से कम महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, वो हिंसा नहीं होगी। पर उसके बाद जिस तरीके से ये कानून विफल हुआ और हम लोगों ने एक नया ही परिस्थिति बिहार में देखी। अभी तक तो भाई बिहार में सिर्फ शराब बिक रही थी, अब तो बिहार में शराब की तस्करी होने लगी। ना सिर्फ नए तस्कर खड़े हुए बिहार में जो कि अवैध तरीके से सीमाओं से बिहार से शराब को हमारे प्रदेश में लेकर आते थे, बल्कि अब तो जहरीली शराब का निर्माण हमारे प्रदेश में होने लग गया। अब तो पंचायतों में शराब बनने लग गई, और इस जहरीली शराब की वजह से बिहार में जितनी हत्याएं हुई, मैं हत्या इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी को जहर दे के मारा जाता है तो वो हत्या है, वो मृत्यु नहीं है, वो निधन नहीं है, वो हत्या है। बिहार में जिस तरीके से हत्याएं होने लगी, और भाई संभव नहीं है कि प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं हो। भाई अगर एक पंचायत में, अभी कल परसों हम लोग राघोपुर गए थे, 9 से हम लोग गए थे, और जब हम लोग 9 से हम लोग जा रहे थे या आ रहे थे, वो धुआं उठता हुआ दिखा, जो कि इस बात का प्रमाण है कि भाई वहाँ पे जहरीली शराब का निर्माण हो रहा है। प्रशासन के अधिकारी, क्योंकि उस वक्त सिक्किम के मामहिम राज्यपाल भी हम लोग के साथ थे, तो उनकी सुरक्षा में स्थानीय प्रशासन के कई अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे। तो भैया क्या आते जाते अगर मुझे दिख रहा है तो क्या उन्हें नहीं दिखता? तो जिस तरीके से संरक्षण मिलता है इन तस्करों को या इन जहरीली शराब के निर्माण करने वालों को, उनके संरक्षण में जहरीली शराब का धंधा एक रोज़गार के तौर पर वहाँ पर उत्पन्न होने लग गया। तो इन तमाम बातों की शिकायत, और जिस जंगल राज का आपने जिक्र किया, मैं मानता हूँ भैया आज की तारीख में डबल जंगल राज है। मुझे नहीं पता 15 साल पहले कितना जंगल राज था, नहीं था, या मेरी उम्र क्या, मुझसे छोटी उम्र के जो फर्स्ट टाइमर वोटर है 18 साल के लड़के को क्या पता कि भैया 17 साल पहले का बिहार कैसा था, या 20 साल के लड़के को क्या पता है, 22 साल के लड़के को क्या पता। वो तो मुख्यमंत्री हम लोग को बताते थे कि 15 साल पहले जंगल राज होता था। उन्हीं से सीखकर हम लोग आए, और जब तक हम लोग आए तब तक उन्हीं जंगल राज के साथ आपने मिलकर सरकार बना ली। तो भाई हम तो मानते हैं कि डबल जंगल राज चल रहा है आज की तारीख में। 15 साल पहले का तो जो था सो था, आज की तारीख में भाई बेगूसराय जैसी घटना कोई आम घटना नहीं है, जहाँ पे अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया हो कि वो खुलेआम आधे पौने घंटे तक बंदूक लहराते हुए दनादन आम बिहारियों पे गोलियां बरसाते हुए जा रहे हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि वो बुजुर्ग को लग रही है, कि युवा को लग रही है, कि बच्चे को लग रही है, कि महिला को लग रही है। तो ये अपराध को संरक्षण कौन दे रहा है भैया? प्रशासन दे रहा है। संभव है आधे पौने घंटे तक कोई ऐसे बाइक सवार घूम ले
और प्रशासन को जानकारी नहीं हो, संभव है कि जहरीली शराब कहाँ पे बन रही है प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं हो, तो जब प्रशासन जब उसमें उसका जब संरक्षण मिलता है तो उंगली मेरे मुख्यमंत्री पर उठती है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री संजोगवश या दुर्भाग्यवश मेरे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। तो भैया जब अपराध बढ़ रहा है तो इसका सीधा सवाल अगर आपसे नहीं पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा? और जब इन स्तरों पर आप विफल होते हैं तो बिहार में डबल जंगल राज का जिक्र होना स्वाभाविक है। अभी पूरे देश भर में कह सकते हैं आप, ईडी और सीबीआई के छापे कई मामलों में, और कई सारे स्कैम भी आए। बंगाल में हमने देखा टीचर स्कैम है, जो रिक्रूटमेंट स्कैम है, और भी कई जगह कई सारे मामले आए, और ईडी और सीबीआई के छापे लगातार देश भर में मारे जा रहे हैं। नीतीश जी और विपक्ष ये आरोप केंद्र सरकार पे लगा रहा है बार बार कि ईडी और सीबीआई का गलत दुरुपयोग हो रहा है उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए, चाहे झारखंड की सरकार हो या कहीं की भी सरकार हो। ये आरोप बार बार लगाए जा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का गलत दुरुपयोग किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। इस आरोप को कैसे देखते हैं? भाई ये आरोप पहली बार किसी विपक्ष ने किसी केंद्र सरकार पर लगाया गया हो ऐसा नहीं है। कांग्रेस के वक्त भी हम लोग सुनते थे, उस वक्त के एक सीबीआई डायरेक्टर अधिकारी, उनकी तरफ से सीबीआई तोते वाला भी एक बयान सामने आया था जब यूपीए की सरकार थी। तो ये एक बहुत सरल आरोप है, जैसे मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत आसान है कहना कि भाई चिराग मॉडल की वजह से हम हार गए, जबकि आप अपनी खामियों को आप नहीं टटोल के देखते हैं। तो वैसे ही जिनके ऊपर ये जांच बैठाई जाती है उनके लिए बहुत आसान है कि भैया राजनीतिक द्वेष से या विंडिक्टिव पॉलिटिक्स की वजह से हमारे ऊपर ये कार्रवाई हो रही है। मैं मानता हूँ भैया सांच को आँच नहीं। अगर आप सही हैं, अगर आपके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है भैया। जांच होगी, अगर कुछ गलत नहीं पाया जाएगा तो आप बाइज्जत बरी होंगे, और अगर कुछ होगा भाई, अब वही जांच जब बंगाल में होती है, जिस तरीके से वहाँ के मंत्री के घर और उनकी महिला मित्र के यहाँ से करोड़ों की संपत्ति बरामद होती है, तो भाई वो तो सही है ना। तो ऐसे ही जहाँ पे जो दोषी होंगे उन पे कार्रवाई होगी। इतना विश्वास तो कम से कम इन एजेंसियों पे ना सही पर हमारी न्यायपालिका पे तो होना चाहिए कि अगर आप निर्दोष हैं तो आपके ऊपर कोई आँच नहीं आएगी, पर अगर आप वहीं दोषी हैं तो कार्रवाई होगी। ये आरोप प्रत्यारोप हमेशा केंद्रीय एजेंसियों पे लगते रहे हैं, इतिहास में भी लगे थे, भविष्य में भी लगेंगे, पर जो निर्दोष हैं मुझे नहीं लगता कि उनको डरने की कभी ज़रूरत है। आपने बिहार में एक मुहिम शुरू की, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। हम उसके बारे में पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन क्या सोच थी उसको शुरू करने के पीछे? क्या अलग है बाकी योजनाएं जो बिहार में चल रही है, सरकारी तौर पे जो चल रही है, उसके अलावा इसमें क्या है जो जनता उससे जुड़ेगी? भाई सबसे पहले तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मान के चलता है कि वो इंटैक्ट होना चाहिए, वो धरातल पर उतरना चाहिए। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में हम सड़कों का जाल बिछाएंगे या हम हर घर में स्वच्छ नल का जल पहुंचाएंगे या हम नली गली बनाएंगे, हम इसका जिक्र नहीं कर रहे। ये किसी भी राज्य के लिए बेसिक बुनियादी ज़रूरतें हैं जो सरकारी एजेंडे का नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट होने वाली चीज़ें हैं, इसको करना ही करना है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बिहार में बेहतर शिक्षा की बात करता है। आज की तारीख में अगर आप बिहार के स्कूलों में, और मैं भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ इसलिए मैं शिक्षा पे ज़्यादा जोर डालता हूँ, और बिहार जातिवाद की जंजीरों से निकलेगा ही तब जब वो शिक्षित होगा। आज आप बिहार के लड़के लड़कियों को देख लीजिए जो दिल्ली में मुंबई में जाते हों, वो जातीय जंजीरों से वो बाहर निकल चुके हैं। वो जातियों की बात नहीं करते, वो विकास की बात करते हैं। और मैं मेरे प्रधानमंत्री के साथ 2014 में जुड़ा ही इसलिए था क्योंकि पहली बार देश में एक ऐसा नेता मैंने देखा जो जात धर्म मज़हब से उठकर 125 करोड़ देशवासियों की बात वो उस वक्त करते थे, जो बात कोई उस वक्त का नेता नहीं करता था। मैं भी उसी स्तर पे मैं मानता हूँ कि भैया आपको 13 करोड़ बिहारियों की आपको बात करनी होगी, और बिहार के विकास में सबसे पहले ज़रूरी है बिहार की शिक्षा को बेहतर करना। आज आप चले जाइए भैया, ना आपको कभी भवन मिलेंगे विद्यालयों के नाम पर, और अगर कहीं पे भवन मिल गया तो आपको शिक्षक नहीं मिलेंगे, और शिक्षक मिलेंगे तो एक ही शिक्षक 5-5, 6-6 ऐसे विषय पढ़ा रहा होगा जो उन्होंने खुद कभी नहीं पढ़े होंगे। आज शिक्षकों की भर्ती को लेकर बिहार में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। सीटेट बीटेट के छात्र अभ्यर्थी जो आज सड़क पर उतरे हुए हैं, जो कि 7वें चरण की भर्ती की बात कर रहे हैं। भैया ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। शिक्षकों के अभाव में बिहारी युवा, बिहार के बच्चे बेहतर शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं।
तो जहाँ पर मॉडर्न शिक्षा हम लोग को देने की ज़रूरत है, वहीं बिहार की जितनी ज्वलंत समस्याएं हैं उसका ना सिर्फ जिक्र मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में मैंने किया है, मैंने उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है उसकी मैंने बात की है। शिक्षा में आज की तारीख में एक बड़ा रेवेन्यू हम लोग दूसरे प्रदेशों में हम लोग बर्बाद कर देते हैं। जो बच्चे ट्यूशन फ़ी के नाम पर जो दूसरे प्रदेशों में जाकर जो पैसा बर्बाद हम लोग करते हैं, क्यों नहीं उसको बिहार के राजस्व में जोड़ा जा सकता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कोटा का। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था पटना में नहीं हो सकती, मुजफ्फरपुर में नहीं हो सकती, भागलपुर में नहीं हो सकती? क्यों ऐसे पॉकेट्स को हम लोग एजुकेशनल हब नहीं बना सकते? आज की तारीख में रोज़गार के नाम पर मेरे मुख्यमंत्री जहाँ एक तरफ बोलते हैं कि भैया बिहार का भूगोल जिम्मेदार है, मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री जी की नीयत जिम्मेदार है, आपकी नीयत नहीं है बिहार में रोज़गार लाने की। बाकी सारे राज्य, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम राज्य, उत्तर प्रदेश आप देख लीजिए, तमाम राज्य अपने अपने राज्यों में इन्वेस्टर समिट करते हैं, निवेशकों को बुलाते हैं। आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने कब इन्वेस्टर समिट किया था मेरे राज्य में? जब तक आप निवेशकों को बुलाएंगे नहीं, आप उनको इन्वेस्टर समिट हुआ था, टोकना चाहूँगा, इन्वेस्टर समिट हुआ था, लेकिन वो भी दिल्ली में हुआ था, वो भी दिल्ली में हुआ था, बिहार के बाहर हुआ था, और वो भी उद्योग मंत्री के द्वारा किया गया था, मेरे मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं किया गया था। जब तक मुख्यमंत्री बुलाकर अपने राज्य में इस बात का विश्वास नहीं दिलाएंगे कि आप आइए, आप निवेश कीजिए, सिंगल विंडो क्लियरेंसेज हम आपको देंगे, ईज ऑफ बिजनेस हम आपको देंगे। आज आप बिहार में चले जाइए, किसी को ज़मीन लेनी हो भैया, एनओसीज लेते लेते उसकी इच्छा शक्ति उसकी जवाब दे जाती है। तो जब तक आप उनको बुलाएंगे नहीं, आप आईटी सेक्टर नहीं खोल पाएंगे, आप एमएनसीज को जब तक आप ईज ऑफ बिजनेस नहीं देंगे, आप उनको वहाँ पे हमारे प्रदेश में आप स्थापित नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप ये नहीं कर पाएंगे, तब तक बिहार का युवा बिहार से बाहर जाता रहेगा। आज की तारीख में भाई बिहार एक ओल्ड एज होम बन के रह गया। मुझे टोकिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, बट शायद ही कोई ऐसा सक्षम परिवार होगा बिहार में जो सक्षम बनते ही सबसे पहले अपने बेटा और बेटी को बिहार से बाहर भेजता है। वो लड़का लड़की दूसरे प्रदेश में जाता है, वहीं पे शिक्षा हासिल करता है, वहीं पे रोजगार हासिल करता है, वहीं पे घर खरीदता है, वहीं पे शादी करता है, वहीं पे बच्चे पैदा करता है और उसी प्रदेश का होकर रह जाता है। और बिहार में कब आता है? दिवाली पे या छठ पूजा पे, या जब माँ बाप बीमार पड़ते हैं, या जब बहन की शादी होती है तब। तो वो जुड़ाव करता जा रहा है, बिहार से युवाओं का पलायन होता जा रहा है। और बिहार जो आज युवा प्रदेश है, जो हमारे लिए एसेट है, वो आने वाले दिनों में लायबिलिटी बन जाएगा भैया। से बुजुर्ग हमारे प्रदेश में रह जाएंगे। बिहार एक कृषि प्रधान प्रदेश है। किसानों के लिए आपने क्या किया? जहां आधा प्रदेश बिहार से बाढ़ से प्रभावित रहता है, वहीं आधा प्रदेश सुखाड़ से प्रभावित रहता है। वहीं जहां बिहार में बाढ़ और सुखाड़ की एक निरंतरता में समस्या बना हुआ है, क्यों नहीं आप इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स पे आप काम करते हैं? आप नदियों को जोड़ने की योजना पे आप काम करते हैं। ज़रूरी है भैया कि दूसरे प्रदेश से जब तक हमारे प्रदेश में बच्चे नहीं आएंगे पढ़ने के लिए, जब तक हमारे प्रदेश में बच्चे नहीं आएंगे रोजगार के लिए, आप अपने प्रदेश के राजस्व को आप कैसे बढ़ाएंगे? प्रति व्यक्ति आय को आप कैसे बढ़ाएंगे? रिलीजियस टूरिज्म एक बहुत बड़ा माध्यम है जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में। भाई अगर अयोध्या में इतने बड़े भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है, तो मेरी माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में ये डॉक्यूमेंट उसी का ही है भैया। क्यों नहीं आप माता सीता के लिए आप एक भव्य मंदिर का आप निर्माण कर सकते हैं? क्यों नहीं एक 6 लेन का कॉरिडोर बनता है कि हर वो व्यक्ति जो भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या जाए, वो माता सीता का आशीर्वाद लेने सीतामढ़ी आए। भगवान महावीर की जन्मस्थली लछवाड़ हो, वैशाली हो, गौतम बुद्ध की बोध गया, उसको आप इंटरनेशनल सिटी के तौर पर आप विकसित कर सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की भाई पटना साहिब में क्यों नहीं आप उसको, उस कॉरिडोर को आप इतना विकसित कर सकते हैं कि भाई इंटरनेशनल टूरिस्ट वहाँ पे आए। कनाडा, लंदन में कितने ऐसे सिख समुदाय के लोग हैं जो आना चाहते हैं। जैन समाज के कितने लोग हैं जो महावीर के दर्शन के लिए आना चाहते हैं। पर उसके लिए आपको वो सुविधाएं देनी होंगी रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। जहां एक तरफ आप आस्था को सम्मान देंगे, वहीं रिलीजियस टूरिज्म से बिहार का राजस्व बढ़ेगा। बिहार का राजस्व बढ़ेगा तो प्रति एक व्यक्ति आय बढ़ेगी, लोग और ज़्यादा सशक्त और ज़्यादा सक्षम बनेंगे। इन तमाम बातों का जिक्र बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट करता है। पर अफसोस इस बात की है कि मेरे मुख्यमंत्री सिर्फ जातियों में हम लोग को बांटने की बात करते हैं, नल जल की बात करते हैं, पर जब बिहार में रोजगार और बेहतर शिक्षा की बात आती है तो वो खामोशी साध लेता है। हमने बात की बिहार के शिक्षा व्यवस्था की, साथ ही आपने शिक्षकों की भर्ती की भी बात की। जब बिहार में नई सरकार बनी तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। उसके बाद नीतीश जी ने अपने भाषण में कहा कि हम दुगुना रोजगार के देंगे। लेकिन अभी जो हाल में जो घटनाएं हुई हैं, जो शिक्षकों के जो अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया और कई सारे वीडियोज़ भी उसके वायरल हुए, इसको लेके क्या कहेंगे? भाई ये वादे आज से नहीं दशकों से हम सुनते आ रहे हैं। मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब पहली बार अपने आप को जंगल राज का विकल्प
कहकर जब वो सत्ता में आए थे, 2005 का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जब वो उस वक्त सत्ता में आए थे तो उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मेरा सपना है कि पलायन किए हुए जितने बिहारी हैं उनको मैं अपने प्रदेश में वापस लेकर आऊँ। जो मुख्यमंत्री 17 साल में अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए, क्या वो बिहारियों के सपने को पूरा करेंगे? ये अपने में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जहाँ तक रही बात रोजगार की, मेरे छोटे भाई बिहार के उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जी ने इस बात को कहा है कि भाई वो 10 लाख एक कलम के हस्ताक्षर से वो देंगे। आज कलम आए हुए उनके पास काफ़ी समय हो गया, पर वो हस्ताक्षर अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनसे 2 कदम आगे बढ़कर कह दिया कि 10 लाख क्या हम 20 लाख लाएंगे। अब ये विरोधाभास को समझने की ज़रूरत है। आज से 3 महीने पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बयान उठा के देख लीजिए, जिसमें मौजूदा उप मुख्यमंत्री और उस वक्त के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के इसी बयान पे मुख्यमंत्री ने खुलकर कहा था कि इन लोगों को कुछ आता है, जानता है, कहाँ से रोजगार देगा भाई, संभव है रोजगार देना। और बिहार के 2020 के विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि बिहार का भूगोल ऐसा है जिसकी वजह से बिहार में रोजगार या उद्योग खड़े करना संभव नहीं है। आज वही मुख्यमंत्री बिहार में 20 लाख रोजगार की ये बात कर रहे हैं। बहरहाल हाथ कंगन को आरसी क्या, समय अपने आप ही इस बात को प्रमाणित करेगा कि कितने लाख रोजगार ये देने में सक्षम है। मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जहाँ मैं जिक्र कर रहा था, उसमें हम लोगों ने इस बात का भी जिक्र किया है कि 5 लाख रिक्त पद, लगभग 5 लाख रिक्त पद ऐसे हैं जो कि सरकारी नौकरियों में बजटेड हैं, जिसका बजट ऑलरेडी निर्धारित कर दिया गया है। अगर उन रिक्त पदों को भी मौजूदा महागठबंधन की सरकार अगर भर दे तो 5 लाख रोजगार आप तत्काल प्रभाव से आप दे सकते हैं, पर उसके लिए वो नीयत होनी चाहिए। जितने बंद पड़े मिल्स हैं बिहार के, भले वो शुगर मिल हो, पेपर मिल हो, अगर आप शुरू करवाना वहाँ पे शुरू कर दें। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है जो कि सड़ रहा है भैया वहाँ पे, अगर उसको वाइबल प्रोजेक्ट में अगर आप कन्वर्ट कर दें, यंग ब्रेन्स की टीम अगर उस पर बैठा के, तो लाखों रोजगार आप वहाँ से आप उत्पन्न कर सकते हैं। पर इन दिशा में आपको काम करने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री जी बोलते तो हैं 20 लाख रोजगार, पर उसका रोड मैप क्या है? कहाँ से देंगे आप उस 20 लाख रोजगार को? बिहार में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों, उसके लिए उस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। मैंने बार बार कहा भैया आपको IT सेक्टर खोलना होगा बिहार में, ईज ऑफ बिजनेस आपको देना होगा, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की आपको बात करनी होगी। पर इस दिशा में मेरे मुख्यमंत्री ने आखिरी बार कौन से शब्द बोले थे वो मुझे भी सुनाई नहीं दिया। आपने एक और महत्वपूर्ण बात कही, जातिगत जंजीरों को तोड़ने की बात आपने की। एक तरफ आप कह रहे हैं जातिगत जंजीर को तोड़ने की जरूरत है बिहार जैसे समाज में, दूसरी तरफ सरकार के द्वारा वहां पे कास्ट बेस्ड सेंसस के लिए 500 करोड़ फंड अलॉटमेंट किए जाते हैं। बाकी चीजें, कई सारी चीजें हैं जो कि अधर में लटकी हुई है और उसके लिए फंड नहीं हो पाता है। लेकिन कास्ट बेस्ड की जहां पे बात आई, सारी पार्टियां इकट्ठी आती और 500 करोड़ दे दिए जाते हैं। कैसे होगा? एक तरफ कास्ट बेस्ड सेंसर के लिए इतना पैसा, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जातिगत जहां तक रही बात जातीय जनगणना की, भाई इसका पक्षधर मैं भी रहा हूं। जहां मैं जातीयता में मैं विश्वास नहीं रखता हूं, इस बात को मैंने स्पष्ट तौर पे कहा। 21वीं सदी का पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। मैं नहीं मानता भैया कि देश में जात पात धर्म मजहब के नाम पर किसी भी तरीके का कोई भी मतभेद या कोई भी बंटवारा होना चाहिए। वहीं मैं इस बात का मैं पक्षधर हूं। पक्षधर मैं इसलिए हूं क्योंकि कई ऐसी योजनाएं हैं राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा जो कि जातियों पर आधारित होती हैं। कई ऐसी योजनाओं का निर्माण किया जाता है जो कि उस जाति विशेष को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए सामाजिक तौर पर या आर्थिक तौर पर उस जाति को सशक्त बनाने के लिए उन नीतियों का निर्माण किया जाता है, उन योजनाओं को बनाया जाता है। ऐसे में उस योजना में उस जाति की आबादी के आधार पर राशि आवंटित होती है कि नहीं होती है, इस बात की क्लैरिटी के लिए ज़रूरी है कि उस जाति की क्या आबादी है इस बात की जानकारी हो। उदाहरण के तौर पर कई बार अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर योजनाओं का निर्माण केंद्र सरकार भी करती है, राज्य सरकार भी करती है। ऐसे ही अल्पसंख्यक समाज को लेकर, उस वर्ग से आने वाले लोगों को लेकर कई योजनाओं का निर्माण होता है, पर क्या उनकी आबादी के अनुसार उसमें राशि आवंटित होती है कि नहीं, इस बात की जानकारी के लिए कई बार न्यायपालिका में भी ये सवाल विभिन्न राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से भी पूछा गया कि भाई इस जाति की क्या आबादी है। वो आंकड़े
सरकारों के पास नहीं होते। जातीय जनगणना दशकों में नहीं हुई। आखिरी बार अगर मेरी जानकारी सही है तो 1931 के बाद अभी तक जातीय जनगणना कभी हमारे देश में नहीं हुई। तो मैं बिहार से हूँ, इसलिए मैं बिहार में मैं ज़रूर इस बात का मैं समर्थन करता हूँ कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। उसके पीछे कारण बस इतना है कि भाई जो योजनाएं बनती हैं उसमें उस आबादी के अनुसार राशि आवंटित हो। बट हाँ, जहाँ तक जातियों की बात है, मेरी खुद की पार्टी में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में आप पढ़ेंगे तो उसकी सबसे पहली लाइन ही मैंने लिखी है कि धर्म ना जात करे सबकी बात। मैं नहीं मानता भैया जातियों में। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में अगर कोई एक भेद है, कोई एक फ़र्क है, तो वो इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और अगर आप इस गरीब वर्ग में देखेंगे तो हर जात पात धर्म मज़हब के लोग आपको मिलेंगे। कोई ये बोले कि मैं फ़लाना जाति में मैंने जन्म लिया है तो इसलिए मैं सारी ज़िंदगी सुखी रहूँगा, समृद्ध रहूँगा, नहीं होता। या कोई ये बोले कि मैंने फलाना जाति में जन्म लिया इसलिए मैं प्रताड़ना का और यातनाओं का शिकार उम्र भर रहूँगा, ऐसा नहीं होता। तो अगर आपको प्रदेश को विकसित राज्य बनाना है तो उस गरीब जाति, उस गरीब वर्ग को, जिसमें हर जात पात धर्म मज़हब के लोग आते हैं, सबको आपको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। बिहार में हाल के समय में ही एक मेजर क्रैकडाउन हुआ पीएफआई के खिलाफ, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, जहां पे बाद में निकल के आया कि पीएम के खिलाफ साजिश रची जा रही थी और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी निकल के आए जिसमें भारत को तोड़ने की बात कही गई और एक विशेष समुदाय को आगे लाने की बात कही गई। अभी 3-4 दिनों से मेजर क्रैकडाउन पूरे देश भर में चला, कम से कम 200 से ज़्यादा छापे मारे गए एनआईए के द्वारा। सरकार ने पीएफआई को बैन कर दिया। इस पूरे घटना को और पीएफआई के बैन को कैसे देखते हैं? भाई, बोलने की आज़ादी का मतलब देश विरोधी ताकतों की आवाज़ बनना कतई नहीं हो सकता। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कतई देश विरोधी ताकतों का समर्थन कभी नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता कि कौन सा संगठन देश हित में कार्य कर रहा है या देश के विरोध में कार्य कर रहा है। हर वो संगठन जो कि जांच के दायरे में आता है उसकी जांच होनी चाहिए और जांच में वो दोषी पाया गया, बल्कि मैंने कल ही एक एक इंटरव्यू के दौरान मैंने कल ही इस बात को मैंने प्रमुखता से कहा था कि भैया बैन होना चाहिए। अगर आपके पास जानकारी है और अगर आपके पास तथ्य हैं जो ये साबित करते हैं कि भैया ये संगठन देश विरोधी कार्य कर रहा है या प्रधानमंत्री के ऊपर किसी तरीके की साजिश रची जा रही है, मेरी समझ में नहीं आता कि संगठनों को आप किसी धर्म से या जाति से कोई जोड़ के कैसे देख सकता है। मैं इस बात को मजबूती से मानता हूं कि आतंकवादियों का, असामाजिक तत्वों की ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है। एक व्यक्ति के कार्य को उस धर्म से जोड़ देना या एक व्यक्ति के कार्य को पूरी जाति से जोड़ देना कतई जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। और ऐसे संगठन जो इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त हैं, पीएफआई को आज बैन किया, जहां मैं उसका समर्थन करता हूं, वहीं कोई भी और ऐसा संगठन सामने आता है जो देश विरोधी कार्य कर रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो कुछ दल और उसके नेता उसका समर्थन करते हैं। ताज्जुब होता है मुझे इस बात का। हिंदुस्तान में, भारत में भारतीयों के बीच किसी भी दूसरे मुल्क के जिंदाबाद के नारों की संभावना बचती ही कहाँ है भाई? कोई भी भारतीय या कोई भी देशभक्त कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और किसी एक धर्म विशेष को लुभाने के लिए अगर आप सोचते हैं कि आप इसके पक्ष में बयान देंगे और वो धर्म विशेष भी आपके साथ आएगा, मुझे नहीं लगता। धर्म बाद में है, जाति बाद में है, पहले आप भारतीय हैं। और जो भारतीय है और जो देशभक्त है वो ना ऐसे संगठनों को बर्दाश्त करेगा जो देश विरोधी काम करते हो, ना पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों को कोई बर्दाश्त करेगा। पीएफआई को बैन को लेकर के आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी ने कहा कि पीएफआई को बंद किया गया है तो आरएसएस को भी बंद करने की जरूरत है। आरएसएस भी ऐसे ही कार्य में लिप्त है। इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? भाई, ये जांच का विषय था और जांच होकर तथ्य सामने आए। आरएसएस को लेकर मुझे लगता है एक लंबे समय से ये प्रयास चलता रहा। कई ऐसी सरकारें आई जिसने आरएसएस का विरोध किया। उन्होंने अपने स्तर से यकीनन जांच करवाने का प्रयास किया होगा। आज की तारीख में अगर आप बोलते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी, कहा जाता है तथाकथित कि भाई आरएसएस की बैकिंग मिलती है, ये मिलती है, नहीं मिलती मुझे नहीं पता, पर आरएसएस और बीजेपी को एक दूसरे के साथ का माना जाता है। पर बीजेपी की सरकार आप देखें, एनडीए की सरकार आप देखें तो 90 के दशक के बाद से यानी शुरू हुई। आरएसएस संगठन को अगर आप देखें
तो वो दशकों से वो संगठन चलता आ रहा है आज़ादी के समय से। तो भाई अगर किसी को अगर देश विरोधी गतिविधियां इस संगठन में दिखती तो ज़रूर उसको बैन किया जाना था। आप देखिए, किसी संगठन की नीतियों से आप विरोध रख सकते हैं, आप उनकी नीतियों से, आप उनकी कार्यशैली से आप असहमत हो सकते हैं, पर हर चीज़ को देश विरोध से जोड़ देना ये जायज़ नहीं है। आप खुलकर बोले ना कि भैया आरएसएस की हिंदुत्व की विचारधारा है, हम उसका विरोध करते हैं। आप खुलकर बोले कि भैया आरएसएस की ये नीतियां हैं, हम उसका विरोध करते हैं, पर हर चीज़ को देश विरोध से जोड़ देना मुझे लगता है वो गलत है। भाई एक लंबे समय तक राष्ट्रीय जनता दल केंद्र सरकार का हिस्सा रही थी ये पार्टी। अगर आपको विरोध था उस वक्त, तो उस वक्त इस विरोध को दर्ज कराना था, और उस वक्त आप उस पद पे थे जब आप जांच करवा सकते थे। और जैसा मैंने कहा कि भाई अगर जांच में कोई चीज़ गलत पाई जाएगी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी भारतीय उस बात का समर्थन करेगा। पर अगर कोई संगठन लंबे समय से काम कर रहा है और मजबूती से काम कर रहा है और सशक्त होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो सही कार्य हो रहे होंगे उस संगठन के मजबूत होने को लेकर। अभी कह सकते हैं गठबंधन टूटने और बनने के बाद जो हुआ है कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के तौर पे प्रायोजित करने का एक प्रयास चल रहा है। कह लीजिए कि तेजस्वी ने इस बात को कहा और भी तमाम नेताओं ने कहा। उनका प्रोजेक्शन एज अ पीएम कैंडिडेट प्रधानमंत्री मोदी के सामने, इस राजनीतिक डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं आप? भाई बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ये। मुंगेरी लाल के हसीन सपने सही मायनों पे धरातल पे कैसे उतरते हैं, वो जीता जागता उदाहरण है। मेरे मुख्यमंत्री जब अलग अलग मुख्यमंत्रियों से संवाद करते हैं, उनसे मिलने जाते हैं, वो देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और मुझे दिखता है कि भाई एक व्यक्ति कितना मजबूर हो जाता है अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर कि वो दरवाज़ा दरवाज़ा खटखटाता है। जहां अलग अलग मुख्यमंत्रियों से मिल रहा है, वहीं कल कांग्रेस अध्यक्षता के दरवाजे पर भी वो अपनी अर्जी लेकर गए थे। 15-20 मिनट की वो एक ऐसी मुलाकात रही जिसकी तस्वीर तक भी सामने नहीं आई। कांग्रेस अध्यक्षा ने उनसे क्या बातचीत हुई नहीं हुई, मुझे तो वो बैरंग लौटते हुए ही दिखे हैं वहाँ से, क्योंकि ना कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर कोई अधिकृत कोई बयान आया, ना ही कोई तस्वीर। मुझे नहीं लगता भाई आपने कहीं पे वो तस्वीर देखी हो जहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सोनिया जी के साथ बैठे हों। बट बहरहाल मुझे ये आश्चर्य इसीलिए करता है ये पूरा विषय, क्योंकि जब आप प्रधानमंत्री पद के दावेदारी की आप बात करते हैं, ऐसे में आपका मुकाबला ऐसे दलों के साथ होता है। अच्छा, पहले तो मैं विपक्षी एकता बता दूं, क्योंकि बहुत खूबसूरत तस्वीर विपक्षी एकता की सामने आती है। जब विपक्षी एकता, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मुझे लगता है हरियाणा में INLD के किसी कार्यक्रम में तमाम विपक्षी दल के नेता एक साथ खड़े हुए थे। तो जब कोई ऐसी विपक्षी एकता का मंच बनता है और तमाम विपक्षी दल के नेता एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े होते हैं, तो एक मंच पर 1 दर्जन से ज़्यादा आपको प्रधानमंत्री पद के दावेदार एक साथ दिख जाते हैं। हर किसी की महत्वाकांक्षाएं प्रधानमंत्री बनने की ही हैं उस मंच पर। ऐसे में मुझे ताज्जुब तब होता है जब बड़ी बड़ी पार्टियां और बड़े बड़े मजबूत नेता, भाई कांग्रेस की बात करें, 600-700 विधायक हैं उनके देश भर में। आप ममता बनर्जी हमारे पड़ोस के राज्य से आती हैं, बंगाल से, 200+ विधायक हैं उनके पास। आप अखिलेश जी की बात करें, उत्तर प्रदेश से आते हैं, मुझे लगता है 125 के आसपास उनके पास भी विधायक हैं। आप केजरीवाल जी की बात कर लें, पंजाब और दिल्ली मिला दें तो 150 से ज़्यादा विधायक उनके पास हैं। तो ये 150, 200, 125, 200, 600, 700 विधायक वाली पार्टी छोड़कर प्रधानमंत्री ये 40 विधायक वाले बनेंगे। ये सपना है इनका। आने वाले लोकसभा चुनाव में आप देख लीजिए, जहां एक तरफ ये बोलते हैं कि भाई 7 दलों के गठबंधन के साथ हम उतर रहे हैं, तो भैया वो 7 हिस्सों में बिहार की 40 सीटें बटेंगी भी। आपके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पिछली बार तो भाजपा के साथ आपने 50-50 और प्लस 6 सीटें हम लोग का आपने बंटवारा कर लिया था, जहां 17 लोकसभा सीटों पर आप लड़े थे, जहां 5 सीटिंग भाजपा को भी अपनी सीटें छोड़नी पड़ी थी। 17 सीटों पर आप पिछली बार चुनाव लड़े थे। इस बार मुझे नहीं लगता कि आपको 12-14 से ज़्यादा सीटें आपको मिलेंगी। उसमें से अगर 8-10 MP अगर आप गलती से जीत भी गए, जो कि असंभव है, 8-10 MP वाली पार्टी के नेता देश के प्रधानमंत्री बन जाए, भाई ऐसा होता नहीं है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी का ये सपना प्रधानमंत्री बनने का मेरे लिए तो असंभव है,
पर हाँ, सपने देखने का हक अधिकार हर किसी को है। मेरे मुख्यमंत्री भी देख रहे हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। कई नेता अपने साक्षात्कार में या फिर पब्लिक रैली में कह सकते हैं कि कहते हैं कि ये गठबंधन जो है नीतीश जी का और तेजस्वी का बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए चिराग पासवान को क्या लगता है कि ये गठबंधन कितने दिन चलेगा? भाई, किसी भी नेता के भविष्य की रणनीति को जानना हो तो उसके इतिहास को टटोल के देखिए। बहुत आसान हो जाता है उनको प्रेडिक्ट करना, उन नेताओं को। मैं हर नेता की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। मेरे ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप पलट के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये आगे क्या करेगा। 2020 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मुझे कहा जा रहा था कि भाई मैं प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, ज़्यादा सीटों के लिए मैं दबाव डाल रहा हूँ, ये कुछ भी होगा ये बाद में समझौता कर लेगा, जितनी सीटें मिलेंगी ये लड़ लेगा। वो भूल गए थे कि भैया ये समझौता मैंने 2014 में भी नहीं किया था। जब यूपीए के लोग हमारे दरवाजे पर आकर कह रहे थे, उस वक्त भी हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि भैया एनडीए के साथ जाएंगे, तो एनडीए के साथ हम लोग गए। ना समझौता मैंने उस वक्त किया था, ना समझौता मैंने 2020 में किया। और जो लोग समझौते की राजनीति करते हैं उनके इतिहास को आप टटोल के देख लीजिए, भविष्य आपको पता चल जाएगा। तो भाई जो एक बार आपको धोखा दे चुका हूँ, मैंने भाजपा को भी 2020 में कहा था कि मुख्यमंत्री पे ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा, 14 में आपको धोखा दे चुके हैं। खाने की थाली आपके सामने से खींची गई थी, ये बात कोई भूला नहीं था। न्योता देकर आपको आने से मना कर दिया गया था, ये बात कोई भूला नहीं था। तो भविष्य में पुनः अगर ये अपनी इस करनी को दोहराएंगे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, और आश्चर्य हुआ भी नहीं। ऐसे ही जो महागठबंधन को एक बार धोखा दे के आ गए हों, वो पुनः महागठबंधन को धोखा देते हैं, उसमें भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 24 से पहले गंगा में से अभी काफ़ी पानी बहना बाकी है भाई 24 से पहले। जब मैं मध्यवर्ती चुनाव की भी मैं बात करता हूँ, मध्यवर्ती चुनाव में सीटों के बंटवारे के वक्त आप मुझे बताइए ना, क्या सहज परिस्थिति रहेगी गठबंधन के भीतर। ये दोनों लोग 15 के चुनाव में आरजेडी और जदयू में गठबंधन इसलिए हो गया क्योंकि दोनों लोग एक साथ चुनाव लड़े थे। पर 20 में ये दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े थे। तो जब अगले मध्यवर्ती चुनाव होंगे, जदयू किसको हरा के आई भैया? इन्हीं लोगों को हरा के आई है। राजद किसको हरा के आई? जदयू को ही हरा के आई है। आज की तारीख में जो उनके कुछ प्रवक्ता जो इस्तीफा दे रहे हैं, वो क्यों इस्तीफा दे रहे हैं भैया? वो इसीलिए इस्तीफा दे रहे हैं जदयू के प्रवक्ता, क्योंकि भैया जिनके खिलाफ उनकी राजनीति रही, आज उन्हीं के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं। तो सहज सीटों का बंटवारा ना विधानसभा चुनाव को लेकर होगा, ना लोकसभा चुनाव को लेकर होगा। और ये दरारें आज से ही दिखने लगी हैं। राजद के जब एक वरिष्ठ नेता जब मुख्यमंत्री जी को आश्रम खोलकर प्रवचन देने का जब वो ज्ञान देते हैं, तो ये उन्हीं दरारों की सुगबुगाहट है जो अब सुनाई देने लगी है, जो आने वाले समय में बड़े स्वरूप में देखने को मिलेंगी। तो ये गठबंधन लंबे समय तक नहीं चलेगा, ये मैं भी मानता हूँ। अंतिम सवाल, क्या चिराग पासवान की लोजपा विधानसभा और लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी या किसी गठबंधन के साथ लड़ेगी? भाई मैं गठबंधन में चुनाव लड़ूंगा, इस बात को मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ। पर जैसा मैंने कहा कि गठबंधन किसके साथ होगा, ये सही समय पर ये निर्णय लिया जाएगा। अभी चुनाव आते आते तक, जैसा मैंने कहा कि भाई गंगा में से अभी बहुत पानी बहना बाकी है। और बिहार में मैं पुनः दोहराता हूँ, गठबंधनों के अब कोई मायने रहे नहीं। आप एक गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, दूसरे के साथ आप सरकार चलाते हैं। ऐसे में चुनाव आते आते तक कौन किस गठबंधन में रहेगा, ये स्वरूप चुनाव के समय ही पता चलेगा। और उस वक्त पार्टी निर्णय लेगी कि किस गठबंधन में जाकर, और ज़रूरत भी नहीं ना भाई आज की तारीख में गठबंधन में जाने की। गठबंधन आप चुनाव लड़ने के लिए ही आप बनाते हैं। आज की तारीख में जब कोई चुनाव सर पर नहीं है, ऐसे में मेरा पूरा ध्यान केंद्रित है मेरी पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ाना, संगठन को और मजबूत करना, और अपने जनाधार को। एक बड़ी जिम्मेदारी पिछले बिहार विधानसभा के चुनाव में बिहार की जनता ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पे दी। जहां एक तरफ 6% का मत हम लोग को दिया, वहीं 25 लाख से ज़्यादा वोट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को पिछले विधानसभा के चुनाव में मिले। आज की तारीख में जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, उनके दुख के समय में, उनके कठिन परिस्थितियों में उनके साथ खड़ा रहूं, ये मेरी प्राथमिकता है। और उसी कार्य को करने में मैं लगा हूँ। बट हाँ, चुनाव के वक्त ज़रूर गठबंधन पे निर्णय लिया जाएगा और ज़रूर आपकी जानकारी में दिया जाएगा। ऑर्गेनाइजर से जुड़ने के लिए और सारे सवालों के बेबाकी से जवाब देने के लिए चिराग पासवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू।